दोस्तों कैसे हो। अगर दोस्तों आपको वीडियो ये पसंद आती हैं तो इन वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में उसको डालिए, आपकी समस्या का तुरंत सॉल्यूशन किया जाएगा। आज हम सॉलिड स्टेट चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी का क्लास में अगेन स्वागत है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंटिन्यू लगातार लास्ट तक देखें, तभी आपके समझ में आएगा, आपको मजा आएगा। तो हम आज इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ते हैं चालकता के आधार पर ठोस के प्रकार। तो आज का टॉपिक है अपना चालकता के आधार पर ठोस के प्रकार। दोस्तों अपन ने ठोसों को इस चैप्टर में एक बार और वर्गीकृत किया था। मैंने ठोसों को दो भागों में बांटा था, आपको याद हो तो। एक क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। और वो ठोसों का जो वर्गीकरण किया गया था वो किया गया था अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। तो मैं पहले भी इस चैप्टर में ठोसों को वर्गीकृत कर चुका हूं। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर मैंने ठोस आपको दो प्रकार के बताए थे, एक क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। हम एक बार अगेन ठोस के प्रकार पढ़ रहे हैं, पर अब हम ठोस के प्रकार पढ़ रहे हैं चालकता के आधार पर। तो बच्चों पहली बात तो हमारे सामने यही आई कि चालकता क्या है। देखो किसी भी पदार्थ में विद्युत के प्रवाह का मापन, कि विद्युत का प्रवाह इस पदार्थ में अधिक हो रहा है या कम हो रहा है। किसी भी पदार्थ में विद्युत के प्रवाह का मापन चालकता के द्वारा किया जाता है। यदि किसी पदार्थ की चालकता अधिक है तो उस पदार्थ में विद्युत का प्रवाह अधिक होता है, और यदि किसी पदार्थ की चालकता कम है तो उस पदार्थ में बच्चों विद्युत का प्रवाह कम होता है। तो चालकता एक तरह से पदार्थों में विद्युत का प्रवाह कितना हो रहा है इसका पता लगाने के काम आती है। चालकता के आधार पर दोस्तों ठोस तीन प्रकार के हैं। पहले हैं चालक ठोस, दूसरे हैं अर्धचालक ठोस, और दोस्तों तीसरे हैं कुचालक ठोस। तो अपन ने चालकता के आधार पर ठोसों को तीन भागों में बांट दिया, चालक ठोस, अर्धचालक ठोस और कुचालक ठोस। चालक ठोस जो होते हैं इन्हें याद करें, इनकी चालकता का मान 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आता है। ये चालकता का मात्रक है, आपके सामने फिजिक्स में आएगी चालकता। चालकता का मात्रक है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो चालक ठोस जो होते हैं इनकी चालकता का मान 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। मेरा कहने का मतलब है जैसे एक पदार्थ है, मान लो ये, और इसकी चालकता का मान आ रहा है 2 गुना 10 की पावर 5। तो ये एक चालक ठोस है, इसकी चालकता का मान 10 की पावर 5 में है। तो आप क्लियर समझ गए होंगे कि चालक ठोस जो है इनकी चालकता का मान स्टूडेंट 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 तक आता है। और अर्धचालक ठोस जो होते हैं इनकी चालकता का मान 10 की पावर -10 से 10 की पावर 4 तक होता है। मात्रक वही ओम इनवर्स मीटर इनवर्स।
मतलब अर्धचालकों की जो अर्धचालक ठोस है उनकी चालकता का मान 10 की पावर -10 से 10 की पावर 4 तक, और जो कुचालक ठोस है इनकी चालकता का मान होगा 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो देख लो, चालकता के मान के आधार पर स्टूडेंट्स मैंने ठोस पदार्थों को आपके सामने 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया है। याद कर लो, चालक ठोस है, इनकी चालकता का मान 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अर्धचालक ठोस है, इनकी चालकता का मान 10 की पावर -10 से 10 की पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और जो कुचालक ठोस हैं इनकी चालकता का मान 10 की पावर -20 से 10 की पावर 4 ओम इनवर्स मीटर, 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। अगली बात आई इनके एग्जाम्पल। मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, देखो बगल में। चालक ठोस जो है इनके एग्जाम्पल हैं सभी धातु। कोई भी धातु हो, सभी धातु चालक ठोस हैं। सभी धातु, चाहे वो Ag है, Au है, Pt है, Cu है, चाहे Na है, कोई सी भी धातु हो, सभी धातु स्टूडेंट्स चालक ठोस हैं। इनकी चालकता का मान उच्च होता है। अर्धचालक ठोस हैं तत्व सिलिकॉन व जर्मेनियम। मैं सिंबल लिख रहा हूं, सिलिकॉन व जर्मेनियम जो तत्व हैं ये अर्धचालक ठोस हैं, याद रखें। और कुचालक ठोस तो बहुत सारे हैं, कांच, रबर, प्लास्टिक, पत्थर आदि, तो बहुत सारे हैं। तो हमने चालकता के आधार पर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स ठोसों को 3 भागों में बांटा, और ये वर्गीकरण आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं एक बढ़िया टॉपिक जिसकी आपको नॉलेज होना जरूरी है। हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, धातुओं में विद्युत का प्रभाव। स्टूडेंट्स लिखने के लिए वीडियो को पॉज कर लिया करो, लिख लिया करो, फिर आगे दोबारा से वीडियो को आगे स्टार्ट कर लिया करो। अगला टॉपिक, धातु में विद्युत का प्रभाव। बेटा अभी मैंने कहा था धातु जो होती हैं ये चालक ठोस होती हैं, तो अपन हेडिंग ये भी लिख सकते थे, चालक ठोसों में विद्युत का प्रभाव। मेरी बात को समझो, ये हमारे जीवन से रिलेटेड है। हमारे आसपास विभिन्न प्रकार की धातुओं के तार होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम के, कॉपर के, उनमें से हमको पता है विद्युत का प्रभाव होता है। तो धातुओं में विद्युत का प्रभाव कैसे होता है, इस चीज को आज हम जानेंगे। एक बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, आपको ध्यान हो तो, धातुओं में विद्युत का प्रभाव मैंने पहले बताया था, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। याद है मेरी बात? मैंने एक बार ठोसों को 4 भागों में बांटा था। धात्विक ठोस, ध्यान आ रहा है? धात्विक ठोस को उदाहरण धातुएं थी, और मैंने उस समय कहा था धातुओं में या धात्विक ठोसों में विद्युत का प्रभाव मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर हमें यह देखना है कि कैसे होता है। अब बात को स्टार्ट करते हैं। तो अपना टॉपिक है धातुओं में विद्युत का प्रभाव। धातुओं में विद्युत का प्रभाव चालकता बैंड सिद्धांत समझाता है। स्टूडेंट्स ढंग से समझ लेना, धातुओं में विद्युत के प्रभाव को चालकता बैंड सिद्धांत समझाता है। यह सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार जो धातु होती है, मान लो ये कोई धातु है, यह सिद्धांत कहता है कि धातुओं में परमाणु होते हैं। धातुओं में परमाणु होते हैं। चालकता बैंड सिद्धांत हमें बता रहा है कि धातुओं में विद्युत का प्रभाव कैसे होता है। यह सिद्धांत कहता है कि धातुओं में परमाणु है, ये सब परमाणु है, मान लो ये धातु है। फिर यह सिद्धांत कहता है कि परमाणुओं के कक्षक आपस में जुड़ जाते हैं।
ये मान लो परमाणुओं के कक्षक हैं, ये आपस में जुड़ गए हैं। परमाणुओं के कक्षक आपस में जुड़ जाते हैं, ये जोड़ दिए मैंने। परमाणु है, परमाणुओं के कक्षक आपस में जुड़ जाते हैं। धातुओं में परमाणु और परमाणु के कक्षक आपस में जुड़ जाते हैं। कक्षकों के जुड़ने को बोलते हैं अतिव्यापन। मतलब परमाणु के कक्षक आपस में परमाणु कक्षक अतिव्यापन करते हैं। जब कक्षक जुड़ते हैं तो आणविक कक्षक बनते हैं। पढ़ा होगा 11th में मैंने बताया था, परमाणु के कक्षक आपस में जुड़कर आणविक कक्षक बनाते हैं। तो धातु में परमाणु है, परमाणु के कक्षक आपस में अतिव्यापन कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जिससे बनते हैं आणविक कक्षक। मान लो ये आणविक कक्षक है, और आणविक कक्षक दो प्रकार के बनते हैं। कुछ आणविक कक्षक ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, ये मैंने इलेक्ट्रॉन भर दिए। और कुछ आणविक कक्षक ऐसे होते हैं बिल्कुल खाली। सीधी सी बात है। आणविक कक्षक ऐसे होंगे, दो तरह के तो होंगे। परमाणु के कक्षक आपस में ऐसे जुड़े जिनमें इलेक्ट्रॉन है, जब तो ऐसे कक्षक बनेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। परमाणुओं के ऐसे कक्षक जुड़े जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऐसे खाली कक्षक बनेंगे। तो इस धातु के अंदर दो तरह के कक्षक बन जाते हैं। वे कक्षक जिनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनको बोलेंगे हम संयोजकता बैंड। अपन इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो रिक्त कक्षक है, रिक्त आणविक कक्षक, उनको हम बोलेंगे चालकता बैंड। तो मैं ऐसे कह सकता हूं बेटाओं, धातु के अंदर दो तरह के बैंड होते हैं जगह जगह, चालकता बैंड और संयोजकता बैंड। ये बैंड है क्या? आणविक कक्षक हैं जो परमाणु के कक्षकन ने आपस में जुड़ करके बनाए हैं। जिन आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वे संयोजकता बैंड हैं, और जिन आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन नहीं है वे संयोजकता बैंड नहीं। वे कौन से बैंड है? चालकता बैंड है। जो खाली है वे तो चालकता बैंड, और जिनमें इलेक्ट्रॉन है वे संयोजकता बैंड। अब आगे सुनो, आगे सुनो। ये सिद्धांत कहता है कि धातुओं में इन कक्षकों की ऊर्जा बिल्कुल समान होती है। कौन से कक्षकों की? चालकता बैंड और संयोजकता बैंड, इनकी ऊर्जा समान होती है। तो इनके बीच में एक तरह से ऊर्जा का अंतर कितना होता है? 0। जब ऊर्जा का अंतर 0 होगा चालकता बैंड और संयोजकता बैंड में, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से गति करते रहते हैं संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में। इस तरह से धातुओं में जब बहुत सारे संयोजकता बैंड और चालकता बैंड है, इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में जाएंगे तो ये चालकता बैंड भर जाएगा, ये खाली। तो इस तरह से धातु के अंदर इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होता है। इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में, चालकता बैंड इलेक्ट्रॉन आने पर संयोजकता बैंड बन गया, फिर संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में। इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं धातु के अंदर। और धातुओं में इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तो विद्युत का प्रभाव होता है। तो धातु में विद्युत का प्रभाव होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। आपको समझाया मैंने कैसे इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, कैसे गति करते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के मध्य। संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में आसानी से चले जाते हैं, क्योंकि दोनों की ऊर्जा क्या होती है? समान। अब यही बात को हम आगे बढ़ाएं, हम बात करें अर्धचालकों के लिए। ये तो चालकों के लिए थी, ये तो धातुओं के लिए थी। अब अगर हम अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालकों में जो संयोजकता बैंड और चालकता बैंड होते हैं, इनमें भी इसी तरह के, इनके मध्य ऊर्जा का अंतर अधिक होता है। इनके मध्य ये ऊर्जा का जो अंतर है ये अधिक होता है। किनमें अधिक है? अर्धचालकों में। जब ऊर्जा का अंतर अधिक है तो इनमें बहुत कम इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में जा पाते हैं, तो इनकी चालकता का मान और कम मिलता है। मैंने शुरू में कहा है धातुओं की चालकता अधिक आती है, धातुओं चालकों की। अर्धचालक ठोस है, इनकी चालकता कम क्यों है? क्योंकि इनमें जो संयोजकता बैंड और चालकता बैंड है, इनके मध्य ऊर्जा का जो अंतर है वो चालकों की तुलना में अधिक है। अतः कुछ ही इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में गति कर पाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन कम गति करेंगे तो चालकता का मान कम प्राप्त होता है। कुछ चालकों में तो बहुत ज्यादा होता है ये अंतर। संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के मध्य ये अंतर और भी ज्यादा होता है कुछ चालकों में। तो जब कुछ चालकों में ये अंतर बहुत ज्यादा होता है तो
बहुत कम इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में गमन कर पाते हैं, तो इनकी चालकता तो बहुत कम आती है। दोस्तों ये टॉपिक क्लियर, एक बार और बोल देता हूं, एक बार और समझ लीजिए। धातु में विद्युत के प्रवाह को कौन सा सिद्धांत समझाता है? चालकता बैंड सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि जो परमाणु हैं धातुओं में, उनके कक्षक आपस में जुड़ करके दो प्रकार के आणविक कक्षक बनाते हैं। जिन आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हें बोलते हैं संयोजकता बैंड, और जो आणविक कक्षक रिक्त होते हैं उन्हें बोलते हैं चालकता बैंड। धातुओं में, चालक ठोसों में संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल शून्य होता है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में गति करते हैं। अतः धातुओं में इलेक्ट्रॉनों की गति या इलेक्ट्रॉनों की गति करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, तो धातुओं में चालकता का मान अधिक आता है। जबकि इसके विपरीत अर्धचालकों में देखें तो संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा का अंतराल धातुओं की तुलना में अधिक होता है, तो कुछ ही इलेक्ट्रॉन इनमें संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में गमन करते हैं, तो इनकी चालकता का मान चालक से कम आएगा, सबसे कम इनकी आएगी, क्योंकि इनमें ऊर्जा अंतराल और भी अधिक है। कुचालकों की चालकता सबसे कम आती है। तो ये भी क्लियर हो गया आपके दोस्तों, क्लियर है? तो आगे बढ़े, अब अपन अगला टॉपिक पढ़ते हैं। हम आगे पढ़ते हैं हम अब अर्धचालक के बारे में। मैंने आपको चालकता बैंड सिद्धांत समझाया, समझ में आया हो तो कमेंट करना, लाइक करना। आगे पढ़ते हैं हम, अब पढ़ेंगे हम अर्धचालक के बारे में। हाँ भाई, अभी अर्धचालक ठोस के मैंने एग्जाम्पल दिए थे। मैंने कहा था सिलिकॉन व जर्मेनियम जो है वे अर्धचालक हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये शुद्ध अर्धचालक हैं, शुद्ध अर्धचालक हैं। इन्हें नेज अर्धचालक भी कहते हैं। नेज का अर्थ भी शुद्ध ही होता है। तो अर्धचालक के उदाहरण है अपने पास सिलिकॉन व जर्मेनियम। ये प्योर अर्धचालक हैं, शुद्ध अर्धचालक हैं। जो शुद्ध अर्धचालक हैं, नेज अर्धचालक हैं, बेटाओं इनकी चालकता कम होती है। अभी पढ़ी थी अपन ने, इनकी चालकता धातुओं से कम होती है, चालक ठोसों से कम होती है। जब इनकी चालकता का मान कम होता है तो बेटाओ ये प्रायोगिक रूप से काम नहीं आ सकते। जो शुद्ध अर्धचालक हैं, अपने प्योर अर्धचालक हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनकी चालकता धातुओं से कम होती है। जब इनकी चालकता कम है तो इनको प्रायोगिक रूप से काम में नहीं ले सकते। प्रायोगिक रूप से मतलब किसी भी उपकरण में इन्हें लगा नहीं सकते। तो अपन क्या करते हैं, इनकी चालकता बढ़ाने के लिए, इन शुद्ध अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने के लिए इनमें अशुद्धि मिलाते हैं। जब अशुद्धि मिलाते हैं तो इनकी चालकता बढ़ जाती है, और चालकता बढ़ने पर इन्हें प्रायोगिक रूप से उपकरणों में काम में ले सकते हैं। तो जो शुद्ध अर्धचालक है इनमें हमने क्या मिलाई? अशुद्धि मिलाई। जब इनमें अशुद्धि मिला देंगे तो अब ये शुद्ध नहीं रहेंगे, हमारे को मिलेंगे अशुद्ध अर्धचालक। बात को क्लियर समझ लो। जो शुद्ध अर्धचालक है सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनकी चालकता कम है, तो इनमें मिलाई हमने अशुद्धि। अशुद्धि मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाएगी। अशुद्ध अर्धचालकों की चालकता अधिक होगी। अशुद्ध अर्धचालकों को अपद्रव्यी अर्धचालक भी कहते हैं। अपद्रव्य मतलब अशुद्धि तो होता है। तो जब शुद्ध अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाते हैं तो बनते हैं अशुद्ध अर्धचालक, अपद्रव्यी अर्धचालक। और अपद्रव्यी अर्धचालक जो हैं इनकी चालकता का मान शुद्ध अर्धचालकों से अधिक होता है। अपद्रव्यी जो अर्धचालक हैं अपने, अशुद्ध अर्धचालक जो हैं बेटाओ, वो दो प्रकार के हैं। एक तो अशुद्ध अर्धचालक हैं, अशुद्ध अर्धचालक या अपद्रव्यी अर्धचालक जो है बेटाओ, वो कितने प्रकार के बताए मैंने? दो प्रकार के हैं।
एक तो होते हैं N प्रकार के और एक होते हैं P प्रकार के। दोबारा क्लियर कर लो भाई, जो शुद्ध अर्धचालक है सिलिकॉन और जर्मेनियम, उनमें अशुद्धि मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? ताकि उनकी चालकता बढ़ जाए। अशुद्धि मिलाने पर अशुद्ध अर्धचालक बनते हैं, जो दो प्रकार के हैं, एक N प्रकार के और एक P प्रकार के। जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में, सिलिकॉन या जर्मेनियम मतलब शुद्ध अर्धचालक में, जब हम 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाते हैं तो बनते हैं N प्रकार के अर्धचालक। और जब हम सिलिकॉन या जर्मेनियम में 13वें वर्ग की अशुद्धि मिलाते हैं तो बनते हैं P प्रकार के अर्धचालक। पहले तो इसे याद रखो, फिर मैं आगे समझाता हूं। बेटा, जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में आप 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाओगे तो आपको N प्रकार के अर्धचालक मिलेंगे। अशुद्धि जो मिलाई जाती है वो या तो 13वें वर्ग की होती है या 15वें वर्ग की होती है। यदि आपने शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम में 15वें वर्ग की आपने अशुद्धि मिलाई तो आपको मिल जाएंगे N प्रकार के अर्धचालक। और यदि आपने 13वें वर्ग की अशुद्धि मिलाई तो आपको मिल जाएंगे P प्रकार के अर्धचालक। कैसे समझते हैं? जैसे मान लो मैंने लिया सिलिकॉन। सिलिकॉन परमाणुओं से बना होता है, ढंग से समझना स्टूडेंट। और ये सिलिकॉन परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध बना करके जुड़े होते हैं। एक सिलिकॉन परमाणु 4 सिलिकॉन परमाणुओं से जुड़ा होता है। तो ये आपके सामने बन गया शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन। इसमें एक सिलिकॉन परमाणु 4 सिलिकॉन परमाणुओं से बंधित है, बंध बनाए हुए है। जब मैं इसमें 15वें वर्ग की, मान लो 15वें वर्ग में पता है कौन कौन है? 15वें वर्ग में यहां लिख देता हूं। 15वें वर्ग में है नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है। जब हम 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाते हैं, मान लो मैंने इसमें फास्फोरस को मिला दिया, मिक्स कर दिया पिघला करके। अब ये फास्फोरस जो है बेटा, 15वें वर्ग की अशुद्धि जो होती है ये पंच संयोजी होती है, मतलब इनकी संयोजकता 5 होती है। सुना होगा ना, 15वें वर्ग के जो ये तत्व हैं इनकी संयोजकता 5 है। जो 15वें वर्ग के तत्व हैं ये अशुद्धि का काम कर रहे हैं, संयोजकता 5 है, तो ये 5 बंध बनाते हैं। तो फास्फोरस यहाँ पर 4 बंध बनाए हुए हैं। जब फास्फोरस आया तो ये भी, भाई ये सिलिकॉन की जगह पे तो आया, सिलिकॉन 4 बंध बना रहा था तो ये भी 4 ही बंध बनाएगा। तो फिर फास्फोरस के पास फिर 1 इलेक्ट्रॉन नहीं हो गया, क्योंकि 15वें वर्ग के तत्व जो है इनकी बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन इसके बंध बना रहे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा क्या? इस तरह जहां भी इसमें फास्फोरस आएगा उसके पास 1 मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और जब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो गदाओं इनकी चालकता बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ जाएगी। तो जब हम सिलिकॉन या जर्मेनियम में 15वें वर्ग की अशुद्धि बनाते हैं तो इन अशुद्धियों के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण इनकी चालकता बढ़ जाती है। किसके कारण बढ़ जाती है? इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कण है, इसलिए N प्रकार का अर्धचालक बोल रहा हूं। मतलब इनमें नेगेटिव कण, ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन की वजह से चालकता बढ़ती है, तो ये बने N प्रकार के अर्धचालक। अब बात को समझाता हूं आपको स्टूडेंट्स P प्रकार के अर्धचालकों के बारे में। मान लो आपके वही सिलिकॉन ले लिया मैंने, एक एक बात को उसी तरह से समझो। वही सिलिकॉन है, शुद्ध अर्धचालक है। ये सिलिकॉन है, क्लियर? आपके मैं इसमें मिला रहा हूं शुद्ध अर्धचालक है, 13वें वर्ग की अशुद्धि मिला रहा हूं। मैंने इसमें मान लो 13वें वर्ग में कौन कौन है? 13वां वर्ग इसमें है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इनकी संयोजकता कितनी होती है? 3, बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपके मान लो मैंने 13वें वर्ग की अशुद्धि मिला दी, इसमें बोरॉन मिला दिया, एल्यूमिनियम मिला दिया, कुछ भी मान लो,
चलो मैंने एल्यूमिनियम मिला दिया। अब इसकी बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये 3 ही तो बंध बनाएगा, एक बंध टूट गया। पहले सिलिकॉन था जो 4 बंध बना रहा था, एल्यूमिनियम 3 बंध बनाएगा, तो इसके पास अब ये भी तो 3 बंध बना रहा है, सिलिकॉन के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पर एक खाली जगह रह जाएगी। अब भाई यहाँ पर अब खाली जगह रह गई, बंध नहीं है। एल्यूमिनियम 3 बंध बना रहा है, यहाँ खाली जगह। सिलिकॉन पहले 4 बंध बना रहा था, पर सब सिलिकॉन था यहाँ पर, तो ये सिलिकॉन 4 बंध बना रहा था, पर जैसे यहाँ पर एल्यूमिनियम आया तो एल्यूमिनियम तो 3 बंध बनाएगा, तो सिलिकॉन जो है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेगा, पता चालकता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। ये इलेक्ट्रॉन इस छिद्र में गति करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहां चला जाएगा और छिद्र यहां आ जाएगा। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन गति करता है। इलेक्ट्रॉन यहां गया, छिद्र यहां आ गया, तो एक तरह से लू बताओ, अपन ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसमें भी गति करते हैं। किधर गति करते हैं? इन छिद्रों के विपरीत दिशा में। तो इन छिद्रों को धनावेशित छिद्र मानो ना, पॉजिटिव होल। मैं ऐसे भी कह सकता हूं क्या कि इनमें धनावेशित छिद्रों की वजह से चालकता बढ़ रही है। अरे धनावेशित छिद्र गति करेगा जब भी तो इलेक्ट्रॉन गति करेगा। इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा तो छिद्र बनता चला जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, छिद्र ऐसे गया। तो एक तरह से अपन कह सकते हैं कि इनमें भी चालकता बढ़ी, क्योंकि इनमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन आए, या इनमें भी किसकी वजह से चालकता बढ़ी हुई मान सकते हैं? धनावेशित छिद्र की वजह से। पॉजिटिव होल, पी प्रकार के अर्धचालक। तो आप समझने की कोशिश करें, इनमें चालकता बढ़ी। बेटा अगर समझ में नहीं आया वीडियो को वापस देखना यहीं से। इनमें चालकता के लिए जिम्मेदार हम मान सकते हैं ये छिद्र हैं। ये इलेक्ट्रॉनों के विपरीत गति कर रहे हैं। जब ये छिद्र गति करेंगे तो चालकता बढ़ेगी। तो इनमें चालकता बढ़ने के लिए पॉजिटिव होल, धनावेशित छिद्र गति। धनावेशित क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के विपरीत गति कर रहे हैं। तो ये बन गए पी प्रकार के अर्धचालक। बेटा वो आपसे पूछ सकता है कि एन प्रकार के अर्धचालक कैसे बनते हैं पी प्रकार के। तो याद रखो, जब हम शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम में 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाते हैं तो एन प्रकार के, और जब हम 13वें वर्ग की अशुद्धि मिलाते हैं तो पी प्रकार के। इनमें चालकता वृद्धि का कारण कौन है? इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और कोई इनमें पूछे तो इनमें वैसे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ही चालकता वृद्धि का कारण है, पर हम बोलेंगे धनावेशित छिद्र, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो उसके विपरीत गति करते हैं, मतलब ये भी तो गति करते हैं, धनावेशित छिद्र भी। तो ये हमने पढ़े हैं। अब आता है एक और टॉपिक इसमें, अर्धचालकों के उपयोग, कि अर्धचालक क्या काम आते हैं। चलो भाई, कुछ उपयोग हैं, बुक में दे रखे हैं, इसलिए एक सुन लेते हैं एक बार। तो अगला टॉपिक अर्धचालकों के उपयोग। एक उपयोग तो ये याद रखें, डायोड बनाने में। ये शब्द आपने फिजिक्स में सुना होगा, डायोड बनाने में। सुना है क्या? ये ट्रांसफार्मर वगैरह हैं, ये डायोड ही तो होते हैं। ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, एसी विद्युत धारा को डीसी विद्युत धारा में कन्वर्ट करते हैं। तो डायोड बनाने में काम आते हैं। एन और पी प्रकार के अर्धचालकों को अगर हम जोड़ दें, जैसे आपने एक एन प्रकार का अर्धचालक ले लिया और एक पी प्रकार का अर्धचालक ले लिया, दोनों आपस में जोड़ दिए, दोनों को एक दूसरे से स्पर्श करा दिया, तो ये बन जाएगा डायोड। तो डायोड कैसे बने? तो डायोड बनाने में काम आते हैं। डायोड का उपयोग अभी बताया मैंने, ये एसी विद्युत धारा को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, एक महत्वपूर्ण उपकरण है। अर्धचालकों का दूसरा उपयोग ट्रांजिस्टर बनाने में। ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं, एक तो एनपीएन प्रकार के और एक पीएनपी प्रकार के। मतलब समझ जाओगे तुम। जब दो एन प्रकार के अर्धचालकों के मध्य पी प्रकार की अर्धचालक को घुसा दें, सैंडविच बना दें, सैंडविच, जैसे दो ब्रेडों के बीच में आलू भर देते हैं, ऐसे ही दो एन प्रकार के अर्धचालकों के बीच में पी प्रकार का अर्धचालक रख दें, तो एनपीएन प्रकार का अर्धचालक, एनपीएन प्रकार का ट्रांजिस्टर बन जाएगा। और यदि दो पी प्रकार के अर्धचालकों के मध्य एन प्रकार का अर्धचालक आपने रख दिया तो पीएनपी प्रकार का अर्धचालक बन जाएगा। ये अर्धचालक जो है
ये जो ट्रांजिस्टर है ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई उपकरणों में काम आते हैं, रेडियो वगैरह में ये काम आते हैं, टीवी वगैरह में, मोबाइल वगैरह में ये काम आते हैं। ठीक है, जिन्हें हम आईसी वगैरह बोलते हैं, आईसी खराब हो गई, वो ट्रांजिस्टर ही होते हैं। इसके बाद तो दो उपयोग याद रखें, डायोड बनाने में, ट्रांजिस्टर बनाने में। तीसरा उपयोग सौर ऊर्जा सेलों में। सौर ऊर्जा सेल समझ गए होंगे, खेतों में आजकल देखते हैं आप, वो प्लेट सी लगी रहती हैं, सिलिकॉन की बनी होती हैं। अरे वो सिलिकॉन की नहीं, वो अर्धचालकों की बनी होती हैं। सिलिकॉन अर्धचालक ही तो है, वो एन या पी प्रकार के अर्धचालक की बनी होती है। उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सूर्य का प्रकाश बढ़ने पर गति करने लगते हैं, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। मेरी बात सुनो, जो अर्धचालक होते हैं इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब इन पर सूर्य का प्रकाश गिरता है तो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो सौर ऊर्जा सेल, सौर ऊर्जा सेल मतलब सूर्य के ऊर्जा से जो विद्युत धारा उत्पन्न करेंगे। तो जो ये अर्धचालक हैं ये सूर्य की ऊर्जा से विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन गति करने लग जाते हैं। तो सौर ऊर्जा सेल बनाने में भी अर्धचालकों का उपयोग करते हैं। क्लियर? तो यहां तक हम पढ़ चुके हैं। अब चैप्टर में लास्ट में, हम बिल्कुल लास्ट टॉपिक में हैं। आज इस चैप्टर को फिनिश करते हैं स्टूडेंट्स, कल से न्यू चैप्टर। आगे बढ़ते हैं। अब हम लास्ट में पढ़ते हैं एक बहुत ही काफी ऊटपटांग सा टॉपिक है, पर पढ़ते हैं। कोशिश करना है चैप्टर कंप्लीट करना है। लड़के क्या करते हैं, चैप्टर में शुरू में मेहनत करते हैं, और जैसे जैसे चैप्टर समाप्ति की ओर बढ़ता है लड़का ढीला होता जाता है, और लड़का जब ढीला होता जाता है तो क्वेश्चन बनाने वाला अटैक भी लास्ट में ही करता है, चैप्टर के लास्ट के टॉपिकों में करता है। पेपर में लास्ट के टॉपिकों में से क्वेश्चन आते हैं काफी ज्यादा, क्योंकि इस टीचर भी जानता है, पेपर बनाने वाला भी जानता है कि लड़का जैसे जैसे लास्ट के टॉपिकों में पहुंचा होगा वो ढीला हो गया होगा। तो लास्ट का टॉपिक है, हम पढ़ते हैं चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोस के प्रकार या ठोसों के प्रकार। ठोस जो होते हैं उनका एक और वर्गीकरण चुंबकीय गुणों के आधार पर। अभी आज के लेक्चर में ही हमने ठोसों का अभी थोड़ी देर पहले भी वर्गीकरण किया था चालकता के आधार पर। अब ठोसों का वर्गीकरण कर रहे हैं चुंबकीय गुणों के आधार पर। ऊटपटांग सा टॉपिक है, लड़कों ढंग से समझना। देखो इसको समझाना थोड़ा हार्ड है, क्योंकि आप इसमें फिजिक्स के टॉपिक आते हैं। इसमें मैं चुंबकीय क्षेत्र की बात करूंगा, चुंबकीय आघूर्ण की बात करूंगा, जिसके बारे में अभी हमको नॉलेज नहीं है। जब आप फिजिक्स का मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र नामक टॉपिक पढ़ लोगे, चैप्टर पढ़ लोगे, तो ये वर्गीकरण वहां पर भी आएगा और इजिली समझ में आएगा। हम बात करते हैं चुंबकीय गुणों के आधार पर। ठोस 5 प्रकार के हैं। पहला है अनुचुंबकीय ठोस। हाँ तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे अनुचुंबकीय ठोस। देखो इन ठोसों में अयुग्मित, इन ठोसों में जो अवयवी कण है, मान लो ये एक अनुचुंबकीय ठोस है, इनमें ये अवयवी कण है, तो मैं एक अवयवी कण लेता हूं। ठीक है, अनुचुंबकीय ठोस की बात कर रहे हैं। इन ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इनके कक्षकों में ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ गए होंगे, जो अकेले हों, ये इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित मतलब कक्षक में अकेला इलेक्ट्रॉन, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं। तो अनुचुंबकीय ठोस जो होते हैं इनमें जो अवयवी कण होते हैं इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अर्थात इनके बाह्यतम कक्षा के कक्षकों में ऐसे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो कक्षकों में अकेले हों। दोबारा सुनो, जो अनुचुंबकीय ठोस हैं उनमें जो अवयवी कण होते हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं जो कक्षकों में अकेले हों। ये इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। सही है,
ये सभी इलेक्ट्रॉन, अब तुमने सुना होगा इलेक्ट्रॉन अपने स्थान पर घूमता है। जब ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। जब इस ठोस को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा, ये मान लो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें जब इस ठोस को रखा मैंने, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है परमाणु अवयवी कणों के पास, तो ये ठोस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ आकर्षण दर्शाता है। दोबारा सुन लो, अनुचुंबकीय ठोस जो होते हैं, इनमें उपस्थित अवयवी कणों के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ आकर्षण दर्शाते हैं, और इसके एग्जाम्पल हैं Fe+3, O2, Cu+2 आदि, वेनेडियम ऑक्साइड आदि, ये इसके एग्जाम्पल है। जैसे मैंने Fe+3 ले लिया, तो इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। O2 में 11वीं में पढ़ा होगा तुमने, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अनुचुंबकीय होता है ये। Cu+2, इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इनके एग्जाम्पलों को याद रखें। दूसरे की ओर बढ़ते हैं हम, अनुचुंबकीय ठोस नंबर 2। अब पढ़ेंगे हम प्रतिचुंबकीय ठोस। एक एक को ढंग से समझ लेना भाई। इन ठोसों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते अवयवी कणों के पास। अयुग्मित मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं होते जो कक्षक में अकेले होंगे, मतलब इसमें कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, जोड़े में होंगे, युग्मित। तो जो प्रतिचुंबकीय ठोस हैं, इनमें उपस्थित अवयवी कणों के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल प्रतिकर्षण दर्शाते हैं। जब इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो प्रतिकर्षण दर्शाते हैं। इसके उदाहरण है NaCl, H2O, बेंजीन आदि। एग्जाम्पल अति इंपॉर्टेंट, याद रखें। इनमें अवयवी कणों के पास कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। और तीसरा हम पढ़ने वाले हैं लोह चुंबकीय ठोस। लोह चुंबकीय ठोस जो होते हैं, बेटा इसको ढंग से समझना। इनमें जो अवयवी कण हैं, उनके पास भी अनुचुंबकीय ठोसों के समान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, परंतु इनमें समूह बन जाते हैं। जैसे तीनों ने ये समूह बना लिया, इन तीनों ने ये समूह बना लिया। इन समूहों को बोलते हैं डोमेन। मतलब जो लोह चुंबकीय ठोस हैं, इनमें अवयवी कणों के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, साथ में इनमें डोमेन पाए जाते हैं, डोमेन व्यवस्था मिलती है, अर्थात इनमें अवयवी कण समूह बना लेते हैं, छोटे छोटे समूह। और ये सभी समूह एक ही दिशा में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। तो लोह चुंबकीय ठोसों में मैंने 3 बात कही। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें अवयवी कण डोमेन बना लेते हैं, और सभी डोमेन जो हैं वो एक ही दिशा में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। क्लियर? सभी डोमेन एक ही दिशा में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। और लोह चुंबकीय ठोस के उदाहरण हैं आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट है, गैडोलिनियम है और क्रोमियम ऑक्साइड है। एग्जाम्पल याद रखें, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, गैडोलिनियम, क्रोमियम ऑक्साइड, ये सभी लोह चुंबकीय ठोस हैं। ये भी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल आकर्षण दर्शाते हैं। क्लियर? और चौथा है प्रतिलोह चुंबकीय ठोस। इन ठोसों में भी डोमेन व्यवस्था होती है, बिल्कुल लोह चुंबकीय, बिल्कुल डोमेन मतलब बिल्कुल ये लोह चुंबकीय ठोस की तरह है। इनमें भी अवयवी कण में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, डोमेन व्यवस्था होती है, पर ये डोमेन एक दूसरे के विपरीत चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं,
जिससे ये परस्पर एक दूसरे का चुंबकीय आघूर्ण निरस्त कर लेते हैं। इसको निरस्त, इसको, मतलब डोमेन आपस में ही एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर लेते हैं। मतलब इसका कोई भी चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता इन ठोसों का। और इसके उदाहरण हैं शायद MnO, मैंगनीज ऑक्साइड। ध्यान से देखो, लो चुंबकीय ठोसों में तो क्या हो रहा है, सभी डोमेन एक ही दिशा में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, डोमेन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को आपस में निरस्त कर रहे हैं। बाकी दोनों में सब कुछ समान है, दोनों में अवयवी कणों के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, दोनों में डोमेन व्यवस्था है, पर इसके डोमेन सभी एक ही दिशा में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न कर रहे हैं और इनके डोमेन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर रहे हैं। और सबसे लास्ट, फेरी चुंबकीय ठोस। इन ठोसों में भी लोह चुंबकीय ठोसों के समान डोमेन व्यवस्था होती है, छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, पर ये डोमेन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को परस्पर निरस्त नहीं कर पाते हैं। अरे ये दो के तो करेंगे, इनका कोई नहीं करेगा। इनमें क्या हो रहा है, सभी डोमेन आपस में एक ही दिशा में व्यवस्थित हैं, सभी डोमेन एक दिशा में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न कर रहे हैं। इसमें डोमेन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर रहे हैं। इनमें इस तरह की व्यवस्था है कि मतलब सभी डोमेनों का चुंबकीय आघूर्ण पूर्णतः निरस्त नहीं होता है। और फेरी चुंबकीय ठोसों के उदाहरण याद रखें, फेरी चुंबकीय ठोसों के एग्जाम्पल है स्टूडेंट, एक तो है हेमेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला है Fe3O4। एक तो हेमेटाइट, और एग्जाम्पल याद करता हूं मैं एक दो और, जिंक फेराइट जिसका फॉर्मूला है ZnFe2O4, और मैग्नीशियम फेराइट जिसका फॉर्मूला है MgFe2O4। मैं मुंह से बोल रहा हूं, ब्लैक बोर्ड पर नहीं दिख रहा हूं। तो फेरी चुंबकीय ठोस के उदाहरण है हेमेटाइट Fe3O4, जिंक फेराइट ZnFe2O4 और मैग्नीशियम फेराइट MgFe2O4। तो इस वर्गीकरण को एक बार और सुनो। मैंने चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों को 5 भागों में बांटा। अनुचुंबकीय ठोस, इनमें अवयवी कण जो है उनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, डोमेन व्यवस्था नहीं होती। इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ आकर्षण दर्शाते हैं। प्रति चुंबकीय ठोस जो है, इनमें अवयवी कणों के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अकेले इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ दुर्बल प्रतिकर्षण दर्शाते हैं। इसके एग्जाम्पल है लोह चुंबकीय ठोस, इनमें अवयवी कणों के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, साथ में इनमें डोमेन व्यवस्था होती है, मतलब अवयवी कण छोटे छोटे समूह बना लेते हैं और ये सभी डोमेन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एक ही दिशा में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ प्रबल आकर्षण दर्शाते हैं। प्रति लोह चुंबकीय ठोस, इनमें भी डोमेन व्यवस्था ये लोह चुंबकीय ठोस के समान है, पर इनमें जो डोमेन है एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को आपस में ही निरस्त कर लेते हैं। फेरी चुंबकीय ठोस, इनमें भी डोमेन व्यवस्था है, इनमें इस तरह की व्यवस्था होती है कि डोमेन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को पूर्णतः निरस्त नहीं कर पाते हैं। सबके एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, आपको नोट्स बना करके ये सारे टॉपिक लिखे हुए हैं। और एक छोटा सा लास्ट में टॉपिक और पढ़ लेते हैं, इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक, परावैद्युतता। छोटा सा टॉपिक है, ढंग से समझ लेना। देखो, कुछ पदार्थ या नु कहूं कुछ आयनिक ठोस ऐसे होते हैं, कुछ ठोस ऐसे होते हैं जब उन्हें हम उच्च ताप पर गर्म करते हैं, जब कुछ ठोस ऐसे हैं जब उन्हें हम गर्म करते हैं तो उनमें अवयवी कण इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं कि उनमें, जैसे मान लो कोई ठोस था, उसको मैंने गर्म किया और उसमें अवयवी कण इस तरह से व्यवस्थित हो गए कि उसमें विभव उत्पन्न हो गया। देखो कैसे, जैसे मान लो इस ठोस में धनायन और ऋणायन थे और मैंने इस ठोस को गर्म किया
तो सभी धनायन एक तरफ आ गए, सभी ऋणायन एक तरफ आ गए, तो इनके बीच में क्या उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ पर विभव वोल्टता उत्पन्न हो जाएगी, विभव उत्पन्न हो जाएगा। अरे एक प्लस और एक माइनस प्लेट है, दोनों को स्पर्श करोगे तो उनके बीच में विभव उत्पन्न होता है। तो मैंने एक ठोस ऐसा लिया, जब उस ठोस को गर्म किया तो गर्म करने पर मान लो उसके धनायन सभी एक तरफ चले गए, ऋणायन एक तरफ चले गए, तो उसमें क्या उत्पन्न हो गया, ठोस के अंदर विभव वोल्टता। तो कुछ ठोस ऐसे होते हैं जब उन्हें गर्म करते हैं, तो उन्हें जब गर्म करते हैं तो उनमें वोल्टता उत्पन्न हो जाती है, विभव उत्पन्न हो जाती है। कैसे, मैंने समझाया, सभी धनायन एक तरफ ऋणायन एक तरफ, तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, विभव आ गया। जब हम ताप को स्थिर करेंगे, अब मान लो इस ठोस का ताप हमने स्थिर कर दिया, इसको गर्म करना बंद कर दिया, तो गर्म करते बंद करते ही यहां से इलेक्ट्रॉन ऋणायन से यहां जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो इसका आवेश भी 0 और इसका आवेश भी 0, तो इस ठोस के अंदर इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होने लग जाएगा। नहीं होने लग जाएगा क्या भाई, इसमें वोल्टता उत्पन्न हो गई है, तो यहां से इलेक्ट्रॉनों का, इस ठोस के अंदर इलेक्ट्रॉनों का क्या होने लग जाएगा, प्रभाव। और जब इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव उत्पन्न होने लग जाएगा तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगी, विद्युत धारा है? और यह गुण कहलाता है इन ठोसों का, परावैद्युतता। तो मैं दोबारा कहा, दोबारा सुन लो। कुछ ठोस ऐसे होते हैं जब इन्हें गर्म करते हैं तो इनमें वोल्टता उत्पन्न हो जाती है, इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होने लग जाता है, जिससे इनमें विद्युत धारा बहने लग जाती है, और यह गुण क्या कहलाता है, परावैद्युतता कहलाता है। और इसके एग्जाम्पल कुछ नोट्स में लिखे हुए हैं, तो ये एग्जाम्पल आप देख लेना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर कमेंट करना, और हम अब नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई है, कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें। लास्ट वीडियो थी, छोटे छोटे टॉपिक आज को मैंने आपको पढ़ाए, ढंग से नोट्स पढ़ना बना लेना। तो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, वीडियो को कंप्लीट देखें।